राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद और आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज के हमारे सेशन में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। कल हम कल हमने जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ थी उनके बारे में डिस्कस किया था। अगर उनमें कोई संशय हो आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के पद के बारे में। तो ये अनुच्छेद जो 63 है वो ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक। अनुच्छेद 64 है वो कहता है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का क्या होगा, प्रधान सभापति होगा। मतलब राज्यसभा का अध्यक्ष बोलते हैं हम एक तरीक़ा से। लेकिन अध्यक्ष शब्द हमारे संविधान में यूज नहीं किया गया है। हमारे संविधान में जो शब्द यूज किया गया है वो क्या है, प्रधान सभापति। अगर कभी क्वेश्चन आए तो हमें यही बताना है कि भाई जो उपराष्ट्रपति होगा वो अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। ठीक है। अनुच्छेद जो 65 है उसमें बताया कि जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति के जो कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन करेगा। तो इसमें ये बताया गया जबकि वह राष्ट्रपति अनुपस्थित होगा, मान लो राष्ट्रपति या तो बीमार है या किसी कारणवश या कि उसकी मृत्यु हो गई है, त्यागपत्र दे दिया है या उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा वो उसके कर्तव्यों को निर्वहन करेगा। मतलब निर्वहन करने मतलब कि उसके कर्तव्यों का पालन करे, उसके कर्तव्यों को अपने ऊपर ले लेगा और अपने कर्तव्य समझ के उनका पालन करेगा। ठीक है। जो उपराष्ट्रपति का पद है ये अमेरिका से लिया गया हमारे संविधान में। कहाँ से लिया गया है तो वही हमें ये पता होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति पद हमारे से संविधान अमेरिका से लिया गया है। और जो कल हमने पढ़ा था भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो वो हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो उपराष्ट्रपति होता है उसका पद अमेरिका से लिया गया, इस लाइन में कहा गया है, ये देख सकते हैं आप। यूएसए में क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो सीनेट का प्रधान सभापति होता है और हमारे यहाँ राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार। ठीक है। और अमेरिका के राष्ट्रपति का पद जब रिक्त हो जाता है, मान लो अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो जब उपराष्ट्रपति उसके जो वहाँ का उपराष्ट्रपति होगा उसके शेष कार्यकाल के लिए काम करेगा। जबकि हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना कंपलसरी है और उन 6 महीनों में उपराष्ट्रपति साहब उसके जो कर्तव्य होंगे उनका निर्वहन करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है हमारे तो जो राष्ट्रपति साहब है, नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है वो करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी उस समय अनुपस्थित है मान लो, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 66 की बात कर लेते हैं। तो उसमें उपराष्ट्रपति जो पद है उसकी योग्यता क्या क्या योग्य शर्तें और उसका निर्वाचन के बारे में बताया गया। तो योग्यता में है वही जो उपराष्ट्रपति को उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है। वह क्या योग्यता हो, भारत का नागरिक हो, 2 योग्यताएं, और वह राज्यसभा का सदस्य बनने के की मतलब योग्यता रखता हो। योग्यताएं 3 हैं। बात करें शर्तों की तो वह किसी लाभ के पद को धारण नहीं करता हो। ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति के जो भी कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करते समय वह जो भी उसके लिए जो उपलब्धि वेतन भत्ते या जो भी मकान वगैरह है वो उसको निःशुल्क मिलेगा। मतलब उसका कोई किराया वगैरह कुछ नहीं लगेगा उपराष्ट्रपति को। इसके जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन सदस्य शामिल है, उसमें लोकसभा और जो राज्यसभा है उनके जो सभी सदस्य शामिल होते हैं। एक बार ये थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं। जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन सदस्य शामिल है। जो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य से मतलब है कि जो निर्वाचित और जो मनोनीत 2 होंगे वो सभी हैं। ठीक है। वो ये निर्वाचन पद्धति की बात करें तो वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा और गुप्त रूप से मतदान होगा। इसमें यहाँ गुप्त रूप आप जोड़ना, गुप्त रीति से। रीति का हमारे जो संविधान है उसमें रीति के बारे में कहा गया है। इसमें थोड़ी इस नोट्स में कुछ कमियाँ छोड़ी गई है जो मैं यहाँ आपको लिख रहे हैं साइड में, आप थोड़ा पढ़ते हुए ध्यान रखिए। और जो उसको कितने वोट चाहिए तो बता रहे 50% प्लस 1 मत की आवश्यकता होती है उसे जीत करने।
वह राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है उसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम अगर आपको समझ नहीं आया तो हम आपको एक बार दोबारा समझाते हैं कि भाई कैसे होगा। मान लो ये तालिका हमने बना दी, यहाँ ए बी और ये सी, तीन व्यक्ति हैं। ये तीन जने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए खड़े हुए है ना। और यहाँ हमको क्या करना होता है कि वरीयता लिखनी होती है। मान लो इस एक के सामने एक, फिर इसके सामने ये, और फिर इसके सामने 3 लिख दी, बी के सामने 1 2 और फिर 3। इस तरीके से मान लो वरीयता लिख दी, उसी के सामने 3 2 और 1। तो इसमें जो पहली वरीयता है कि पहले जो किसको दिए गए, तो पहले देखेंगे भाई ए को कितनी बार जो चॉइस दिए गए, फर्स्ट रैंक कितनी बार दी गई, तो 1 और 2, यानी कि 2 बार ए को चुना गया है कि भाई ये हमारी पहली पसंद है। 2 लोगों ने ए को अपनी पहली पसंद के रूप में चुना है, ठीक है, 3 में से। बी को कितने लोगों ने चुना है, तो बी को भाई एक ही व्यक्ति ने चुना है कि मेरी पहली पसंद होगा, या एक, ये 2 की जगह 1 कर लो, यानी 2 लोगों ने चुना है अभी इसको, ये मान लो आप, कहने का मतलब है। और सी को कितने मेंबरों ने चुना है, सी को एक ही मेंबर ने कहा कि भाई ये मेरी चॉइस, प्रथम चॉइस है, एक ये जो लिखी हुई चॉइस है, ठीक है। तो इसका मतलब है अब ये इनमें से किसी को भी, मान लो पहला राउंड था, इनमें से किसी को बहुमत नहीं मिला, यानी जो मत थे, जो 50% वाला से एक मत नहीं मिला, तो क्या होगा भाई, अब सबसे कम चॉइस किसको मिली है, सी को मिली है। कि उसको एक ही व्यक्ति ने चुना है कि भाई कि ये मेरी फर्स्ट चॉइस है, और ये चॉइस एक ही व्यक्ति ने मिली है, तो ये इसको क्या करेंगे, हम सी को हटा देंगे। अब जो दोबारा चुनाव होगा वो सिर्फ ए और बी के बीच में होगा। और फिर मान लो ए को तीनों बार 1 1 मिल गई हो, 3 लोगों ने इनको फर्स्ट वरीयता दे दी, एक को भाई प्रथम वरीयता दे दी, और बी को सिर्फ 2 ही लोगों ने दी हो सेकेंड। तो इस मामले में क्या होगा भाई, ए को कितने लोगों ने दी, 3 लोगों ने, और जब 2 ही मेंबर थे तो सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले, या ए को मिली प्रथम वरीयता। तो इस तरीके से ए विजेता हो जाएगा। ये प्रोसेस होती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। और अगर इस पर कोई डिटेल वीडियो चाहते हो आप लोग, वही कि जो निर्वाचन पद्धति है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन अप जरूर करें। हम स्पेशल मतलब डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और डायग्राम के ज़रिए समझाएंगे, ठीक। बात की जाए अनुच्छेद 67, तो इसमें जो उपराष्ट्रपति साहब का जो कार्यकाल है और उन्हें जो हटाने की क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में बताया गया। तो जो हटाने की प्रक्रिया है, मैं आपको बता दूँ कि संविधान में हमारे को कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, संविधान में उल्लेख ही नहीं है कि उपराष्ट्रपति को किस रीति से हटाया जाएगा या किस पद्धति से हटाया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति के बारे में साफ साफ लिखा हुआ हमारे संविधान में कि भाई राष्ट्रपति साहब को सिर्फ महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। लेकिन क्या है कि उपराष्ट्रपति के बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। भाई राज्यसभा में अगर आपको उपराष्ट्रपति साहब को हटाना, तो राज्यसभा में क्या होगा कि जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो एक प्रस्ताव लाएंगे इस प्रकार का, और फिर वो राज्यसभा से पास होगा, फिर वो लोकसभा में जाएगा। ऐसी है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन जब तक कि अगला उपराष्ट्रपति अपने पद को धारण नहीं कर लेता तब तक जो पुराना उपराष्ट्रपति होगा वो अपने पद पे रहेगा, ठीक है, शपथ ग्रहण से। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। यहाँ लिख दिया मैंने, आपको पहले बता दिया था कि भाई जो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में, और वो भी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा उपराष्ट्रपति साहब को भाई, ठीक है। जब उसके ऊपर ये कार्रवाई चल रही होगी, मतलब ये हटाने की, तो उसी में क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा उसमें पीठासीन अधिकारी नहीं होगा ये, लेकिन वो अपनी जो सदन की कार्रवाई है राज्यसभा की उसमें भाग ले सकता है, और उनमें अपना पक्ष भी रख सकता है, यानी कि वोटिंग दे सकता है। पक्ष रखने का मतलब सीधे दर्शा है, जबकि राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं है कि वो जब उस पर महाभियोग चल रहा हो तो वो मत दे सके, अपना पक्ष रख सके, ठीक है। सॉरी यहाँ पक्ष रखने का मतलब ये है कि भाई वो अपनी सफाई दे सकता है। ये थोड़ा क्या कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ मैं थोड़ा, सॉरी। लेकिन मतदान तो वो भी नहीं कर सकता, जैसे राष्ट्रपति साहब को मतदान का अधिकार नहीं है, उसी तरीके से इनको भी मतदान का कोई अधिकार नहीं है भाई। जब इनको हटाने की प्रोसेस चल रही होगी राज्यसभा में या लोकसभा में, तो ये क्या मत नहीं दे सकते। हाँ, उनकी मीटिंगों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मत नहीं दे सकते।
क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो सबसे बड़ी बात है कि वह राज्यसभा का सदस्य होता ही नहीं कभी भी। वह राज्यसभा से थोड़ा चुन के आता है। वैसे भाई राज्यसभा के मेंबरों क्या 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 आता है कि जो भी राज्यों की विधानसभाएं होती है उनको चुन के भेजती है। हर राज्य के प्रतिनिधित्व इसी तरीके से होता है। जबकि उपराष्ट्रपति क्या होता है? उपराष्ट्रपति तो अलग से निर्वाचन होता है, तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इस बात को आप नोट कर लें एकदम से। और अगर प्रस्ताव की बात करें तो तत्कालीन सदस्य होंगे उनके बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लोकसभा में जाता है वो प्रस्ताव, और लोकसभा में क्या होता है? साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए, या ये बोल देंगे भी साधारण बहुमत से उसे पास किया जाना चाहिए उस प्रस्ताव को, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो उपराष्ट्रपति साहब उनको हटा दिया जाता है, ठीक। उपराष्ट्रपति का यदि उपराष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र व पद से हटाए जाने का रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो जल्दी से जल्दी किया जाएगा। लेकिन समय के बारे में कुछ नहीं बता रखा अभी कितने समय में। जैसे भाई राष्ट्रपति के चुनाव में बता रखा होता है जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो 6 माह में किया जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन होता है, मान लो उसकी मृत्यु हो गई हो या उसने त्यागपत्र दे दिया हो या उसको पद से हटा दिया गया हो, तो उसमें समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 68 से जो अनुच्छेद 68 है वो सिर्फ इतना बोलता है कि भाई जब भी कभी उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उसका जल्द से जल्द यानी यथाशीघ्र जल्दी जल्दी उस पद को भरा जाना चाहिए, लेकिन समय सीमा का कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। और ये भी कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल पूर्ण होने वाला हो उससे पहले जो अगला जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव होना जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति शपथ की बात की जाती है। तो उपराष्ट्रपति शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। और भारत के राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति थे, मतलब ऐसे राष्ट्रपति जो पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने, उनके बारे में बताया गया है। तो ये 69 में नहीं है, 69 में सिर्फ शपथ का उल्लेख किया गया। ये एडिशनल जानकारी जो आपको बताया कि 5 ऐसे उपराष्ट्रपति साहब हैं जो बाद में जाके राष्ट्रपति थे। तो इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सीधा। भाई ये राधा जा गिरी वेंकट और शंकर के ऊपर लिखा था मैं, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, चरणों में। राधा जा गिरी वेंकट और शंकर के चरणों में। ये आप ये याद रखो कि जो राधा कहाँ जा गिरी? वेंकट और शंकर के चरणों में। राधा जा गिरी वेंकट और शंकर के चरणों में। राधा से राधा कृष्णन साहब है, जा से जाकिर हुसैन साहब है, गिरी से वी गिरी साहब हो गए, और वेंकट से वेंकट रमन, और शंकर से शंकर दयाल शर्मा। ये ऐसे उपराष्ट्रपति से बाद में राष्ट्रपति ने 5 ही हैं, तो आप इनको याद रखिए। अनुच्छेद 70 में कुछ ऐसी स्थितियाँ बताई गई है जब राष्ट्रपति कर्तव्य को, भाई मान लो जब राष्ट्रपति ना हो, अन्य आकस्मिक स्थितियों में राष्ट्रपति के जो कर्तव्यों का निर्वहन हो कौन करेगा बताया गया। तो हम ये देख लेते हैं। जब राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं हो तो उपराष्ट्रपति, और अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद पे ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो करेंगे। और जब मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में तो उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा इनकी कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। आगे हम इसको देख लेते हैं पूरी डिटेल से। देखो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 70 में क्या होता है। तो भाई जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति का जो कर्तव्य निर्वहन है उसके लिए संसद प्रावधान करेगी, ठीक है। तो संसद ने प्रावधान कर दिया है, पहले ऐसा कुछ था नहीं। 1969 में संसद ने प्रावधान किया है कि ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ठीक है। और अगर सीजेआई का पद भी रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्य निर्वहन करेगा, मतलब राष्ट्रपति कार्य को संभालेगा। 70 में बताया गया। 70 में ऐसी परिस्थिति बताई गई जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पे नहीं है, तब उनके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा उसके बारे में बताया गया।
अनुच्छेद 71 बोलता है भैया मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में कोई विवाद हो गया, तो उसकी जो सुनवाई होगी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होगी, और उसका हल भी सुप्रीम कोर्ट, उसका जो निर्णय देगा वो सुप्रीम कोर्ट देगा। ठीक है। अनुच्छेद 72 में आपने देख लिया, अपने समाधान शक्ति के बारे में देख ली। 5 प्रकार की है, क्षमा करने की, परिविलम्ब करने की, ठीक है, स्थगित करने की है, और परिहार करने की। तो हम देख चुके हैं समाधान शक्तियाँ अनुच्छेद 72 में बताई गई है। अनुच्छेद 73 में जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उनका विस्तार के बारे में बताया गया है। वही कि संघ की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, मतलब जो कार्यपालिका होती है उसकी कौन कौन सी शक्तियाँ उसके बारे में बताया गया। तो वही है कि जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है, ऐसा कोई मामला है जिसमें भी संसद विधि बना सकती है, तो वहाँ तक क्या होगा, जो संसद संघ की जो कार्यपालिक शक्तियाँ होंगी उनका विस्तार होगा। कोई संधि या करार के आधार भारत सरकार को प्राप्त शक्ति, कोई संधि है, कोई एग्रीमेंट हुआ उसके थ्रू कोई भारत सरकार को शक्ति प्राप्त हुई है, तो भी उस तक भी कार्यपाल जो संघ की कार्यपालिका होंगी उसकी शक्ति को विस्तार बताया गया है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुख्य होगा प्रधानमंत्री साहब होंगे। ठीक है। 42 में क्या गया कि जो राष्ट्रपति की सलाह से ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। 44 में ये जोड़ा गया कि जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद को एक बार सलाह पर अपने पुनर्विचार के लिए कह सकता है। 42 में तो कंपलसरी कर दिया गया था कि जो राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। लेकिन 44 में संविधान संशोधन हुआ 1978 में, उसके थ्रू बोला गया कि नहीं भाई राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को एक बार ये लिखा हुआ पुनर्विचार के लिए कह सकता है। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाएगी। मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है, प्रधानमंत्री सहित। अगर दल विरोधी कोई दोषी है तो लोकसभा में नया चुनाव जीतेगा, उसके बाद ही मंत्री बन सकता है। ठीक है। मान लो दल बदल के आधार पर जो सदस्यों को अयोग्य करार दे दिया गया उसकी सदस्य के लिए, तो अगली जो लोकसभा का चुनाव होंगे उसमें वो पहले चुनाव लड़ेगा, फिर वहाँ से जीतेगा, उसके बाद वो मंत्री बन सकता है। तो कोई रोक टोक नहीं है, दल बदल के आधार पे ही मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जो राष्ट्रपति की जो इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के। अब ये सामूहिक जो उत्तरदायित्व सिद्धांत है उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं भैया। मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताता हूँ उसमें। सामूहिक उत्तरदायित्व से मतलब ये है कि मान लो मंत्रिपरिषद ने कोई कानून या कोई निर्णय कर लिया, ठीक है, तो जो सभी सदस्य होंगे मंत्री में, जो राज्यसभा है लोकसभा से हो कोई से या राज्यसभा, तो उनके लिए बाध्यकारी होंगे। मतलब वो अलस और प्लस आरस, इसमें आपको लिख देता हूँ यहाँ थोड़ा सा। लोकसभा से कोई मंत्री है या राज्यसभा से कोई मंत्री है आरस से, तो इन दोनों मंत्री क्या होंगे, ये बाध्यकारी होंगे, मतलब इनको उस पर हामी भरनी पड़ेगी। अगर वो मंत्रिपरिषद किसी कार्य से खुश नहीं है तो क्या कर सकते हैं भाई, कि वो अपना त्यागपत्र दे सकते हुए अकेला मंत्री। यही तो है। तो ये कहता है कि भाई जो लोकसभा का जो सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत ये कहा गया, उसमें ये कहा गया है कि अगर मंत्रिपरिषद कोई निर्णय करती है तो उसमें जो मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री होंगे, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे वो लोकसभा से हो, वो सभी मंत्री उसमें सहमत होंगे, उसमें बराबर के हिस्सेदार होंगे। और अगर कोई मंत्री उन निर्णयों की आलोचना करता है, उनसे सहमत नहीं है, तो वो त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन बाहर जाके आलोचना नहीं कर सकता। ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी, इसका मतलब राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकता है अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन हटाएगा कैसे भाई, प्रधानमंत्री नाराज़ है किसी मंत्री से, उसके कार्यों से प्रसन्न नहीं है या कोई आपसी विवाद है, तो भाई वो राष्ट्रपति को कह दिया कि इसमें ये मंत्री है फलाना फलाना, इसको हटाना है। तो ये है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी। ठीक है। कोई भी मंत्री 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है। अगर मान लो वो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। अगर 6 महीने में कोई उपचुनाव होता है और उपचुनाव में जीत दर्ज कर लेता है या जीत लेता है उपचुनाव, तो आगे मंत्री बना रह सकता है, नहीं तो 6 महीने के बाद उसे क्या कर दिया जाएगा, उसको पद से हटा दिया जाएगा उस मंत्री पद के, या विधायक, हाँ मंत्री पद, सॉरी।
अब हमारा जो अनुच्छेद ये है 76 ये महत्वपूर्ण है। और इसमें हम जो महाधिकता है जो हमारे राज्य में, ये राज्य में होते हैं, महाधिकता राज्य में 165 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बताओ थोड़ा सा कर देता हूँ, इसको दोबारा हटा देता हूँ। और ये महान्यायवादी का होता है, केंद्र में होता है। तो हम बात करें महान्यायवादी की। ये भाई ये क्या होता है कि जो जो केंद्र सरकार होगी उसका क्या होगा, ये प्रथम विधि अधिकारी होगा, ये जो इसमें लिखा हुआ है। और ये राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिकता। ठीक है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सेंटर में। जो सेकंड पॉइंट है, ये जो नियुक्ति है वो कौन करेगा, वो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति मोदी जी साहब करेंगे। और इनकी नियुक्ति राज्य में तो राज्यपाल साहब करेंगे, क्योंकि राज्यपाल प्रथम नागरिक तो राज्यपाल ही होता है। योग्यता की बात करें तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान बराबर होनी चाहिए। ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए महाधिकता की। राष्ट्रपति के प्रशांत यानी इच्छा पर्यंत। और ये राज्यपाल के, ठीक, ये विधिक मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श देते हैं। और ये महाधिवक्ता क्या करते हैं, राज्य सरकार को विधि मामलों में परामर्श देते हैं। ये केंद्र सरकार के पक्ष में वकालत करते हैं, और ये महाधिवक्ता साहब क्या करते हैं, राज्य सरकार के पक्ष में वकालत करते हैं। ये भारत में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर कोई भी न्यायालय उसमें सुनवाई कर सकता है। और केंद्र के सरकार के विरुद्ध किसी मामले में सुनवाई, लेकिन केंद्र सरकार के विरुद्ध ये सुनवाई नहीं कर सकता। हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से केस लड़ेगा ये भारत में स्थित किसी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, किंतु राज्य सरकार के विरुद्ध वो ही शक्तियाँ सेम सी है महाधिवक्ता की इनकी। तो ये संसदीय सदनों की कार्यवाही में, और जो संसदीय समितियाँ होती है, संसदीय समितियाँ हैं, उन्हें भाग ले सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता, याद रखना। इसी तरह का जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य विधानसभा है, विधान परिषद है, या उनकी समितियों, जो समितियाँ होती हैं उनमें उनकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इस आधार पर मतदान नहीं कर सकता। ये है मतदान की, यहाँ देख लो आप। जो महान्यायवादी हैं इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है एक, ठीक है। और जो हमारे होते हैं इनके लिए लोक अभियोजक होते हैं इनकी सहायता के लिए, महाधिवक्ता के लिए। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वो जो महान्यायवादी ये केंद्र सरकार विधिक अधिकारी ये है। इसकी बात की जाए तो इसका अनुच्छेद 76 में है इसके बारे में, महान्यायवादी के बारे में। और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और केंद्र सरकार का विधिक अधिकारी है, और केंद्र सरकार की तरफ से केस लड़ता है, यानी केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं लड़ सकता ये। ठीक है, और इसका जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। नियुक्ति भी राष्ट्रपति साहब करेंगे महान्यायवादी की, और हटा भी सकते हैं। तो राष्ट्रपति साहब को अधिकार है कि वो उसे हटा भी सकते हैं। अनुच्छेद 77, संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्ति होंगी उनका जो प्रयोग राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। मतलब कुल मिला के कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता होता है, कोई संधि है या कोई समझौता है, याद रखना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो किसके नाम से होंगे, तो वो राष्ट्रपति साहब के नाम से होंगे। कभी देख लेना आप, कोई भी मंत्रिपरिषद कोई भी कार्य करती है तो वहाँ उसमें साइन और उसमें मोहर जो राष्ट्रपति साहब की लगी रहती है। आपने कभी कोई सरकारी दस्तावेज देखा हो तो आगे से कभी देखो तो गौर करना, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आता है तो राष्ट्रपति साहब के नाम से आएगा। ठीक है, और वही जो जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका के जो कार्य होते हैं उनके संचालन के लिए नियम और विनियम बना सकता है। ठीक है, कुछ नियम और कुछ विशेष नियम भी बना सकता है, और मंत्रियों में कार्य को बांट सकता है। 4 प्रकार के मंत्री बताए गए हमारे भाई। पहले कैबिनेट होता है, राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वतंत्र प्रभार होता है किसी के पास, और एक अधीनस्थ वाले जो राज्य मंत्री, एक उप मंत्री होते हैं, हर डिपार्टमेंट में राज्य मंत्री की सहायता के लिए, या जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनकी सहायता के लिए होते हैं।
अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को सरकार के विनिश्चयों की सूचना उपलब्ध करवाए। विनिश्चय का मतलब तो कोई डिसीजन ले लिया सरकार ने, डिसीजन निर्णय उसके बारे में बताए भाई राष्ट्रपति साहब को कि भाई हमने ये निर्णय लिया है, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति संघ की कोई प्रशासनिक या कोई विधायी कार्य है उनके संबंध में अगर कोई सूचना मांगता है तो क्या होगा भाई, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो सूचना देगा राष्ट्रपति साहब को। किन मामलों की? भाई राष्ट्रपति साहब ने कोई प्रशासनिक कोई विधायी कार्य के बारे में कोई जानकारी मांग ली है, तो यदि कोई मंत्री है उसने कोई विनिश्चय कर लिया, ठीक है, बिना मंत्रिपरिषद ने उसने विचार नहीं किया, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा करता है या आशा करता है कि मंत्रिपरिषद क्या करे, उस पर विचार करे। कोई डिसीजन है किसी मंत्री का जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, तो वह राष्ट्रपति साहब बुलाएंगे प्रधानमंत्री साहब को, आओ भाई साहब बैठो, और ये आपके मंत्री साहब हैं, इन्होंने ये फैसला लिया है, तो आप ऐसा करो, एक बार इस फैसले को आप जो अपने मंत्रिपरिषद है उनके विचार के लिए उनके सामने रखो, ऐसा है, ठीक है। अब बहुमत, हमने अभी तक बहुत बड़ा पूर्ण बहुमत है, प्रभावी बहुमत है, तत्कालीन, ऐसे तो ये बहुमत है, 4 प्रकार बहुमत है, तो इनको देख लेते हैं कि ये बहुमत होता क्या। पूर्ण बहुमत यानी कुल सदस्यों का बहुमत, तो इसका मतलब ये है कि भाई पहले पूर्ण बहुमत समझ लेते हैं। कुल सदस्यों का बहुमत मान लो 100% सीटें थी, जैसे 500 सीटें हैं मान लो अपने लोकसभा में किसी भी सदन में, तो कुल वो सदस्य वो मतलब कि मान लो इसका 2/3 हमको चाहिए 500 का, तो 500 को 2/3 कितना लमसम कितना बनता है, ये बन जाएगा 66 कुछ सीटें बनती हैं, मतलब ऐसी कुछ है। जैसे मैं आपको समझा दूँ, 600 सीटें मान लो यहाँ, 600 ये गया 200 और 400 सीटें, मतलब बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए थी, 400, ऐसे ही है। मतलब जो कुल सदस्य मेंबर में होते हैं लोकसभा में राज्यसभा में, उन कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है पूर्ण बहुमत में। बात की जाए प्रभाव बहुमत की, तो प्रभाव जो तत्कालीन जो सदस्य होते हैं, तत्कालीन सदस्यों का मतलब ये होता है कि भाई जो लोकसभा में चुन के आते हैं या राज्यसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं उनमें से मान लो उस समय जो वर्तमान आज मीटिंग हो रही है तो आज कितने मेंबर है, जैसे मान लो कोई आदमी मर गया, कोई लोकसभा का कोई राज्यसभा का सदस्य मर गया, तो उसका रिक्त हो जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा उसमें। जो तत्कालीन सदस्य होंगे उसमें विधानसभा में उसमें मौजूद होंगे, लोकसभा में या राज्यसभा में, उनके बारे में। साधारण बहुमत की बात करें तो उपस्थित जो सदस्य होते हैं, मतलब ऐसा चाहे रिक्त हो चाहे नहीं हो, मान लो 500 सीटें थी टोटल, है ना, लोकसभा में, और उनमें से अगर 250 मेंबर उसमें मौजूद है तो उन 250 मेंबरों का ही बहुमत चाहिए हमें साधारण बहुमत के लिए। विशेष बहुमत की बात की जाए तो विशेष बहुमत होता है कि भाई इसके लिए 2 शर्तें बताएगी हमारे संविधान में। उस दो शर्तें वो कौन कौन सी बताएगी वो देख लेते हैं एक बार। वो 2 शर्तें वो ये बताएंगी है कि भाई जो कुल सदस्यों का बहुमत होगा, ठीक है, यानी पूर्ण बहुमत होगा, और जो मेंबर उपस्थित होंगे उसमें, है ना, उसका क्या होगा, उसका 2/3, कितना, उपस्थित सदस्यों का 2/3, ठीक है। केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करने के लिए संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत है। अगर मान लो अनुच्छेद 368 में संशोधन करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। ये क्वेश्चन आया भी है, रेलवे एसएससी वगैरह काफ़ी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये हमारे RS प्रीवियस में शायद पूछा था 2009 या 2010 के लमसम जो कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तथा आधे राज्यों की जो विधानसभा होती है उनका भी अनुमोदन चाहिए होता है हमें, भाई जो 368 में हमें संशोधन करना हो। राष्ट्रपति को अगर महाभियोग चलाना हो तो कुल 2/3 सदस्यों का हमें बहुमत की आवश्यकता होती है। जो ये 368 है इसको हम डीपली से आगे गहराई से आगे अध्ययन करेंगे। इसका जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम एक एक टॉपिक वाइज है जो है भारतीय संविधान उसके एक एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अगर आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें, ठीक है। हमारा उद्देश्य यही है कि भाई हम आपको जो पढ़ाएं वो आपको समझ में आए और आपके एग्ज़ाम में आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे वो आप राइट करो। तो
आज का सेशन है वो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और जो बेल का बटन आपको साइड में दिखाई दे रहा है उसको ऑन कर लें, ताकि हमारे जो भी नया आने वाले जो वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो। थैंक यू।